दोस्तों, आज की कहानी है पति जी तुम बहुत अच्छा करते हो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। रोहिणी के पति ने रोहिणी का मान तो रख लिया, पर रोहित ने अपनी पत्नी का मान रखा। घंटी बजी तो मैं खींच उठी। आज सुबह से कई बार घंटी बज चुकी थी, कभी दरवाजे की तो कभी टेलीफोन की। इस चक्कर में काम निपटाते निपटाते 12 बज गए। सोचा था टीवी के आगे बैठकर इत्मीनान से नाश्ता करूंगी, बाद में मूड हुआ तो जी भरकर सोऊंगी या फिर रोहिणी को बुलाकर उसके साथ गप्पे मारूंगी, मगर लगता है आज आराम नहीं कर पाऊंगी। दरवाज़ा खोला तो रोहिणी को देख मेरी बाजें खिल गई। रोहिणी मेरी ओर ध्यान दिए बगैर अंदर सोफे पर जा पसरी। कुछ परेशान लग रही हो? भाई साहब से झगड़ा हो गया है क्या? उसका उतरा चेहरा देख मैंने उसे छोड़ा देखा। मैं भी तो यही कहती हूँ, मगर इन्हें मेरी परवाह ही कब रही है। मुफ्त की नौकरानी है घर चलाने को, और क्या चाहिए? मैं जीऊँ या मरूँ, उन्हें क्या? रोहिणी की बात का सिर पैर मुझे समझ नहीं आया। उड़ेदने पर उसने खुलासा किया 2 साल की पहचान है, मगर तुमने देखते ही समझ लिया कि मैं परेशान हूँ। एक हमारे पति महादेव हैं, 10 साल से दिन रात का साथ है, फिर भी मेरे मन की बात उनकी में समझ में नहीं आती। तो तुम ही बता दो ना। मेरे इतना कहते ही रोहिणी ने तुनक कर कहा, हर बार मैं ही क्या बोलूं? उन्हें भी तो कुछ समझना चाहिए। आखिर मैं भी तो उनके मन की बात बिना कहे जान जाती हूँ। रोहिणी की उपकार ने मुझे पैतरा बदलने पर मजबूर कर दिया। बात तो सही है, लेकिन इन सब का इलाज क्या है? तुम कहोगी नहीं? बिना कहे वे समझेंगे नहीं तो फिर समस्या कैसे सुलझेगी? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। वह अब रोने का मूड बनाती नजर आ रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसे टटोलने वाले अंदाज में पूछा। डूब मरूंगी कहीं किसी नदी नाले में, मर जाऊंगी तभी मेरी अहमियत समझेंगे। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की बरसात होने लगी। या तो कोई समाधान नहीं है, और फिर लाश ना मिली तो भाई साहब यह भी सोच सकते हैं कि तू किसी के साथ भाग गई। मैं बदनाम महिला की सहेली नहीं कहलाना चाहती। सोचने दो, जो चाहे सोचे। कहने को तो वह कह गई, मगर फिर संभल कर बोली, बात तो सही है, ऐसे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। फांसी लगा लेती हूँ। कितने ही लोग फांसी लगाकर मरते हैं, पर एक मुश्किल है। मैंने उसका ध्यान खींचा। फांसी लगाने पर जीभ और आंखें बाहर निकल आती हैं और चेहरा बड़ा भयानक हो जाता है। सोच लो, बिना मेकअप किए तो रोहिणी काम वाली के सामने भी नहीं आती। ऐसे में चेहरा भयानक हो जाने की कल्पना ने उसके हाथ पांव ढीले कर दिए। बोली, फांसी के लिए गांठ बनानी तो मुझे आती ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर अचानक चहक कर बोली, तेरे पास चूहे मारने वाली दवा है ना? सुना है आत्महत्या के लिए बड़ी कारगर दवा है, वही ठीक रहेगा। वैसे तो तेरी मदद करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सोच ले, उसे खाकर चूहे कैसे पानी के लिए तड़पते हैं। तू पानी के बिना तो रह लेगी ना? उसकी सेहत इस बात की गवाह थी कि भूख प्यास को झेल पाना उसके बूते की बात नहीं। रोहिणी ने कतार दृष्टि से मुझे देखा, मानो पूछ रही हो, तो अब क्या करूं? छत से कूदना या फिर नींद की ढेर सारी गोलियां खाकर सोए रहना भी विकल्प हो सकते हैं। मुश्किल वक्त में मैं रोहिणी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकती थी। उफ, छत से कूदकर हड्डियां तो तुड़वाने जा सकती है, पर मरने की कोई गारंटी नहीं, और गोली खाते ही मुझे उल्टी आ जाती है। रोहिणी हताश हो गई। हर तरकीब किसी न किसी मुद्दे पर आकर फेल होती जा रही थी। आत्महत्या करना इतना मुश्किल होता है, यह तो कभी सोचा ही न था। दोपहर के भोजन पर हमने नए सिरे से आत्महत्या की संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया, तो हादसा में रोहिणी की आंखें फिर बरस पड़ी। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, परेशान मत हो।
रोहिणी ने छक कर खाना खाया। बाद में 2 गुलाब जामुन और आइसक्रीम भी ले, वरना उस बेचारी को तो भूख भी नहीं थी। मेरी जिद ने ही उसे खाने पर मेरा साथ देने को मजबूर किया था। चाय के दूसरे दौर तक पहुँचते पहुँचते मुझे विश्वास हो गया कि आत्महत्या के प्रचलित तरीकों से रोहिणी का भला नहीं होने वाला। समस्या से निपटने के लिए नवीन दृष्टिकोण की जरूरत थी। बातों बातों में मैंने रोहिणी के मन की बात जमाने की कोशिश की, जिसको कहे सुने बिना ही उसके पति को समझना चाहिए था। बहुत टाल मटोल के बाद झिझकते हुए उसने जो बताया, उसका सार यह था कि 2 दिन बाद उसे भाई के साले की बेटी की शादी में जाना था और उसके पास लेटेस्ट डिजाइन की कोई साड़ी नहीं थी। इसलिए 4 माह बाद आने वाले अपने जन्मदिन का गिफ्ट उसे एडवांस में चाहिए था, ताकि शादी में पति की हैसियत के अनुरूप बन संवर कर जा सके और मायके में बड़े यत्न से बनाई गई पति की इज्जत की खास बचा सके। मुझे उसके पति पर क्रोध आने लगा। वैसे तो बड़े पत्नी भक्त बने फिरते हैं, पर पत्नी के मन की बात भी नहीं समझ सकते। अरे शादी ब्याह पर तो सभी नए कपड़े पहनते हैं। रोहिणी तो फिर भी अनावश्यक खर्च बचाने के लिए अपने गिफ्ट से ही काम चलाने का तैयार है। लोग तनख्वाह को एडवांस मांगते झिझकते हैं। यह तो गिफ्ट के एडवांस का सवाल है। भला एक सभ्य सांस्कृतिक महिला मुंह खोलकर कैसे कहेगी? पति को ही समझना चाहिए ना। अगर मैं बातों बातों में भाई साहब को तेरे मन की बात समझा दूं तो कैसा रहे? अचानक आए इस ख्याल से मैं उत्साहित हो उठी। असल में अपनी प्यारी सहेली को उसके पति की लापरवाही के कारण खो देने का डर मुझे भी सता रहा था। एक पल के लिए खिलकर उसका चेहरा फिर मुरझा गया और बोली, उन्हें फिर भी न समझ आई तो मैं अभी तो का जवाब ढूंढ ही रही थी कि टेलीफोन घनाघन उठा। फोन पर रोहिणी के पति की घबराई हुई आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। रोहिणी मेरे पास बैठी है। हाँ, वह एकदम ठीक है। मैंने उनकी घबराहट दूर करने की कोशिश की। मैं तुरंत आ रहा हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। कुछ पल भी न बीते थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाज़ा खोला तो रोहिणी के पति सामने खड़े थे। रोहित भी आते दिखाई दे गए, इसलिए मैं चाय का पानी चढ़ाने रसोई में चली गई और रोहित हाथ मुंह धोकर रोहिणी के पति से बतियाने लगे। रोहिणी की समस्या के निदान हेतु मैं बातों का रुख सही दिशा में कैसे मोड़ूं, इसी पासों पेश में थी कि रोहिणी के पति के ब्रीफ केस में से एक पैकेट निकालकर खोला। कुंदन और जरी के खूबसूरत काम वाली शिफॉन की साड़ी को उसने बड़ी प्यार से उठाकर अपने ऊपर लगाया और पूछा, कैसी लग रही है? ठीक तो है ना? इस पर तो किसी का भी मन मचल जाए। बहुत ही खूबसूरत है। मेरी निगाहें साड़ी पर ही चिपक गई थी। पूरे 2500 की है। कल शोकेस में लगी देखी थी। इन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, तभी मुझे बिना बताए खरीद लाए। रोहिणी की चकचकाहट में गर्व की झलक साफ थी। यह एक है, पति को दिन रात उंगलियों पर नचाती है, फिर भी मुंह खोलने से पहले ही पति मनचाही वस्तु दिलवा देते हैं। एक मैं हूँ, रात दिन खटती हूँ, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। एक तनख्वाह क्या ला कर दे देते हैं। सोचते हैं सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। साड़ी तो क्या, कभी एक रुमाल तक लाकर नहीं दिया। तंग आ गई हूँ मैं इनकी लापरवाहियों से। किसी दिन नदी नाले में कूदकर जान दे देगी, तभी अक्ल आएगी। मेरे मन का घड़ा फूटकर आंखों के रास्ते बाहर आने को बेताब हो उठा। लगता है अब अपनी आत्महत्या के लिए रोहिणी से दोबारा सलाह मशवरा करना होगा।